ईरान की ताकत क्या है? उसके सुप्रीम कमांडर, ईरान की सेना या फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC? क्या ईरान की ताकत उसके 2500 साल पुराने इतिहास को सभ्यता पर है? क्या है ईरान की ताकत जो उसे अमेरिका जैसे मजबूत देश से सीधे भिड़ने की ताकत दे रहा है? आज हम इस वीडियो पर ईरान की असली सैन्य ताकत का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह से नहीं टूटा है। अब तक हुए हमलों में ईरान के 1300 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10,000 सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें घर, अस्पताल और स्कूल तक शामिल हैं। इन हमलों में कई सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए हैं और ईरान की टॉप लीडरशिप को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़े कमांडरों के मारे जाने और संचार व्यवस्था पर असर पड़ने के बावजूद तेहरान लगातार जवाबी रणनीति के साथ मैदान में बना हुआ है। यानी सवाल ये है कि इतने बड़े झटके के बाद भी ईरान की युद्ध क्षमता आखिर कैसे बरकरार है। दरअसल इसके पीछे ईरान की एक खास सैन्य रणनीति काम करती है, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने सख्त बयान में ये कहा था कि ईरान ने पिछले 20 साल में अमेरिका की लड़ाइयों का अध्ययन करने में लगाया है। उनके मुताबिक तेहरान पर बमबारी होने से अब ईरान की जंग लड़ने की क्षमता खत्म नहीं होती, क्योंकि देश की रक्षा व्यवस्था इसी तरह की हालत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ईरान के सैन्य कॉन्फ्रेंस के पीछे एक बेहद खास रणनीति है, जिसे मोज़ैक डिफेंस स्ट्रैटेजी कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है पूरी सैन्य ताकत को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ताकि अगर दुश्मन किसी भी एक बड़े ठिकाने या कमांड सेंटर को निशाना बनाए तो भी बाकी सिस्टम काम करता रहे और लड़ाई जारी रह सके। ईरान ये मानकर चलता है कि अगर अमेरिका या इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो शुरुआत में दुश्मन को तकनीक, हवाई ताकत और खुफिया जानकारी में बढ़त मिल सकती है। ऐसे में बड़े कमांडर मारे जा सकते हैं, सैन्य ठिकाने नष्ट हो सकते हैं और ऊपर के आदेश आने भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद नीचे के स्तर पर मौजूदा यूनिट्स को लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार रखा गया है। यानी डोप कमांडर खत्म भी हो जाए तो कोई सैन्य बिखराव ना हो, सेना लड़ती रहे, उसके लोकल कमांडर पूरी तरह एक्टिव रहें। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की सेना को जल्दी खत्म होने वाले युद्ध के लिए नहीं, बल्कि लंबी और थकाऊ लड़ाइयों के लिए ट्रेन किया जाता है। यानी ईरान की सेना लंबे समय तक मैदान में टिके रहने के लिए तैयार है। इस रणनीति को खास तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ढांचे में मजबूत किया गया है। 2007 और 2019 तक IRGC के कमांडर रहे मोहम्मद अली जाफरी के दौर में सेना के ढांचे को इस तरह बनाया गया कि सब कुछ एक ही कमांड पर निर्भर ना रहे। IRGC नियमित सेना, मिसाइल बल, नौसेना और स्थानीय कमांड को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया, ताकि हर स्तर पर फैसला लेने की क्षमता बनी रहे। ईरान ने ये रणनीति अमेरिका के पिछले युद्ध से सबक लेकर बनाई। 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर अमेरिका हमलों के दौरान दुनिया ने देखा कि सद्दाम हुसैन की सरकार कितनी तेजी से गिर गई। ईरान ने समझ लिया कि जब किसी देश का पूरा सैन्य ढांचा कुछ ही नेताओं और कमांड सेंटर पर निर्भर होता है तो ये शक्तिशाली दुश्मन के सामने वो जल्दी टूट सकता है। इसीलिए ईरान ने उल्टा रास्ता अपनाया, ताकत को सेंट्रलाइज्ड करने के बजाय उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इस ढांचे में सेना की भूमिका दुश्मन के शुरुआती हमले के झेलने और उसे धीमा करने की होती है। एयर डिफेंस यूनिट्स दुश्मन को पूरी तरह आसमान पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद IRGC और बसीज जैसे अर्धसैनिक संगठनों की भूमिका बढ़ जाती है। ये संगठन घात लगातार हमले करते हैं, सप्लाई लाइनों को बाधित करते हैं और शहरों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में अलग अलग रणनीतियों से लड़ाई को लंबा खींचते हैं। समुद्र में भी ईरान की अलग अलग रणनीति काम करती है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के नौसेना तेज हमलावर नावों, समुद्री बारूदी सुरंगों और एंटी शिप मिसाइलों के जरिए दुश्मन के जहाज़ों के लिए रास्ता मुश्किल बना देती है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है और वहाँ तनाव पैदा करना भी वैश्विक दबाव बनाने का तरीका बन सकता है। ईरान की रणनीति में ड्रोन वॉर भी अहम हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर शाहिद जैसे ड्रोन मुकाबले में सस्ते होते हैं, लेकिन उन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइल कई गुना महंगी होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या में सस्ते हथियार इस्तेमाल किए जाएं तो दुश्मन को बचाव में भारी आर्थिक कीमत चुकाना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं, ईरान के नेतृत्व के स्तर पर भी बैकअप सिस्टम तैयार रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हर अहम पद के लिए कई संभावित उत्तराधिकारी पहले से ही तय रखने की नीति अपनाई है, ताकि किसी बड़े नेता की मौत या संपर्क टूटने की स्थिति में तुरंत दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी संभाल सके। कुल मिलाकर ईरान की रक्षा नीति का आधार यही है, अगर बड़ा झटका लगे तो भी सिस्टम टूटे नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्से मिलकर लड़ाई जारी रखे। हालांकि मौजूदा जंग में यह रणनीति कितने समय तक प्रभावी साबित होगी, यह आने वाले समय में ही बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि ईरान की मौसेस डिफेंस स्ट्रेटेजी उसे भारी हमलों के बावजूद मैदान में टिके रहने की क्षमता दे रही है। कहावत भी है, जो जितना टिकेगा वो उतना ही फायदे में रहेगा।